नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे जो है आपको जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत सहूलियत रहे, आसानी रहे। मित्रों, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको मैंने दो भागों में बांटा है। एक जो है आपका टिप्पणी देने वाला है ना, शॉर्ट नोट्स लिखने वाला, और एक आपका विस्तृत उत्तरी। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन को मैंने बड़ा ब्रॉड कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है, जिससे आप क्या है एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आप 4-5 क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, अगर उस तरीके के आते हैं तो। जहाँ पर मैंने कहीं भी अगर ये लिखा है कि आपको इसमें फिगर बनाना है या सचित्र वर्णन करना है या विस्तार से वर्णन करना है, तो अगर उसमें फिगर उपलब्ध है तो उसको फिगर आप जरूर बनाइए। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में फिगर का या किसी भी सब्जेक्ट में फिगर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना भी कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होती है और पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है, साफ साफ लिखें, क्वेश्चंस के बीच में स्पेसिंग हो, ऐसा ना हो कि टीचर को पता ही ना चले कि पहला क्वेश्चन आपने कहाँ किया है, उसके नीचे का क्वेश्चन कब से शुरू कर दिया, कब से ख़त्म कर दिया। तो चलिए, इस पर तो बाद में डिस्कशन होता रहेगा। अब आपको बताते हैं हम क्वेश्चन कौन से दिए। हम इतने एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के बारे में डिटेल। तो संक्षेप में इन निम्न के संक्षेप में उत्तर दें। टेक्टोनिक प्लेट्स और विवर्तनिक प्लेट, समभूकंपी रेखाएं आइसोसेस्मल्स एंड मैप्स, है ना। समभूकंपी रेखाएं जानते ही हैं आप लोग। मृदा दवण, लिक्विफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, अंतरप्लेट और अंतरप्लेट, इंट्राप्लेट एंड इंटरप्लेट अर्थक्वेक, टिप स्लिप एंड स्ट्राइक स्लिप, ये एक फॉल्ट के टाइप हैं। ठीक है, समुद्री दोलन या सुनामी के बारे में, लाइफ लाइन, है ना, जीवन रेखा, भूकंप की तीव्रता या परिमाण, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड, ये अलग अलग भी आ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एक में और मैग्नीट्यूड एक में, तो मैंने उन दोनों को एक में कर दिया। डेफिनेशन भी लगभग समान सी हैं, है ना। अभिगम क्षेत्र, सबडक्शन जोन, मेंटल में संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स इन मेंटल। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अर्थ का क्लासिफिकेशन है ना, तो उसमें संवहन धाराओं के बारे में जब बात होगी तो आप थोड़ा सा अर्थ का क्लासिफिकेशन भी देख लीजिएगा, ऊपर से अगर देख के जाइएगा तो अच्छा रहेगा। भूकंपीय पट्टियाँ, अर्थक्वेक बैंड, मृदुमंजुल, सॉफ्ट स्टोरी, डिटेल में पढ़िएगा, है ना। स्तंभ धरण सामर्थ्य संकल्पना, कॉलम बीम स्ट्रेंथ कंसेप्शन, लेटेक्स, ठीक है, एपॉक्सी मसाला, शॉर्टक्रीट, लघु स्तंभ प्रभाव, शॉर्ट कॉलम इफेक्ट, सिंकिंग ऑफ फाउंडेशन, नींव का धंसना, कॉलम में जैकेटिंग, चढ़ाव संधि, लैप स्प्लाइसेस, और डिजास्टर रेस्क्यू और शियर वाल के बारे में पढ़िएगा। देखिए, ये तो संक्षिप्त उत्तर हैं। जब इनको पढ़ेंगे तो इसमें से अगर आपके 5 आते हैं पेपर में, तो ये मान के चलिए 4 तो इसमें से आ ही जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन की। ये डिटेल है, हो सकता है आपके पेपर में कि मैंने जैसे आपको यहाँ पर पूछा है भूकंप क्या होता है या कितने प्रकार होता है, भूकंप किन किन कारणों से आता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकंप क्या होता है या किन किन कारणों से आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो भूकंप क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और किन किन कारणों से आता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पर, कि अगर आपसे ये पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है भूकंप क्या होता है, कितने प्रकार होता है, किन किन कारणों से आता है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी देख लीजिएगा कि कोई एक भूकंप, जैसा कि मैं सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया है कि कहीं का भूकंप हो गया, चाहे लातूर का हो गया, चाहे गुजरात का हो गया, चाहे कांगड़ा का हो गया, आप 1 या 2 भूकंप जरूर डिटेल स्टडी उसकी करके जाइए कि उसके आधार पर हम क्या तैयारी आगे की करेंगे। भूकंप में फोकस या उद्गम क्षेत्र, फोकस, फोकल डेप्थ, फोकल डिस्टेंस, एपिसेंटर, एपिसेंट्रल डिस्टेंस, कि जैसे मैंने इसमें एक फिगर है जिसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो वो बताना है, उसके सबके बारे में बताना है। और लोकेशन ऑफ एपिसेंटर, एपिसेंटर का निर्धारण कैसे करते हैं, जो मैंने बताया था कि 3 गोले बनाते हैं, उसके बाद उसका क्रॉस्ड होता है, वहाँ पर एपिसेंटर का निर्धारण करना, उसकी सचित्र व्याख्या करनी है। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में लोकेशन ऑफ एपिसेंटर 1 में आ जाए, बाकी अब सिर्फ चीज़ें 1 में आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। या आपका अभिगम क्षेत्र जो है या फ्लड डिस्टेंस जो है एक साथ
शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए तो एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के बारे में बतलाकर उनके सभी प्रकार की तरंगों की सचित्र व्याख्या कीजिए और निकलने वाली ऊर्जा का विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। तो देखिए, भूकंप में जितनी भी वेव्स होती हैं, चाहे पी वेव हों, एल वेव हों, एस वेव हों, सरफेस वेव हों, ठीक है, अंडरग्राउंड वेव हों, ठीक है, उनके सबके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद इसमें एक एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और ऊर्जा से एक फार्मूला भी है इसमें एनर्जी का, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की टिप्पणी के साथ साथ भूकंपीय मंडलन या जोनिंग, जैसे जोनिंग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके भूकंप आए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ और एक्सेलेरोग्राम, है ना, भूकंपीय लेखी या त्वरण लेखी, इसका फिगर है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के निर्माण भवनों में भूकंपीय व्यवहार की विवेचना कीजिए। आउट प्लेन फेलियर और इन प्लेन फेलियर या डायफ्राम फेलियर, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने तीनों को एक ही में संजो दिया है, लेकिन ये अलग अलग ही पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आउट ऑफ प्लेन फेलियर और इन प्लेन फेलियर एक में पूछा जाए, लेकिन डायफ्राम फेलियर तो अलग ही पूछा जाएगा। भूकंपरोधी अभिकल्पन को समझाइए, भूकंपरोधी डिजाइन को समझाइए तथा भवनों में तन्यता और तनुता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। उसके बाद क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम जो संरचनाएं होती हैं उसको आप समझाइए और स्पेक्ट्रम की अवधारणा को सचित्र समझाने का कार्य करें। ठीक है, यहाँ पर उसको कर लीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, पुनरुद्धार क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, पुनरुद्धार के सिद्धांतों के साथ साथ भूकंप के उपरांत भवनों की मरम्मत कार्य और विभाजन को देखो। रेट्रोफिटिंग क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद मरम्मत में कौन कौन से, जब उसका रेट्रोफिटिंग या मेंटेनेंस करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं ग्राउट्स क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और विस्तार पूर्वक समझिए। देखिए, ग्राउट्स जो है वो 2 प्रकार का होता है, फिर सब कैटेगरी हैं उनकी। ठीक है, ये पढ़िएगा। प्रबलित कंक्रीट उपांगों, उपांगों का मतलब होता है कि जो रेनफोर्स्ड के बिल्डिंग में जो मेंबर होते हैं, तो कौन कौन से मेंबर हैं आप जानते हैं, स्लैब, बीम और कॉलम। और कॉलम स्लैब का एक कंजुगेट है ना, और एक आपकी फाउंडेशन। इसकी रेट्रोफिटिंग कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। प्रबलित कंक्रीट इमारतों में बीम्स, धरने, स्तंभ किस प्रकार से ये भूकंप का प्रतिरोध करते हैं, इनकी विस्तार से सचित्र विवेचना करनी है, किस प्रकार से करते हैं, और उनको अगर हमें जो उनके जैसे स्टीरअप्स हैं वो किस प्रकार से सहयोग करते हैं या बार्स कैसे सहयोग करती हैं उसके बारे में। प्रबलित कंक्रीट धरनों तथा स्तंभों, बीम्स और कॉलम को मजबूत करने के लिए समझाते हुए अपरूपण दीवार, शियर वॉल, चढ़ाव संध, लैप स्प्लाइस, ओवर स्प्लाइस और शियर एनफोर्स की सचित्र व्याख्या करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अगर आपको वैसे तो मिल जाएगा अर्थक्वेक की बुक में, अगर नहीं है तो थोड़ा बिल्डिंग उसकी आरसीसी की बुक में देखिएगा, सारे आपके बीम कॉलम के फिगर, स्लैब का रेनफोर्समेंट, इसमें रेनफोर्समेंट बताना है, सबका शियर रेनफोर्समेंट बताना है हर किसी का। इसी तरीके से कॉलम, बीम, स्लैब, बीम, कॉलम और इसकी डिटेलिंग बताएं। डिटेलिंग का मतलब किसमें कितना सरिया लगा हुआ है, कितना रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, कैसे कैसे बार लगी हुई हैं, कैसे कैसे शेयर रेनफोर्समेंट है जो आपको बचाएगा किससे, भूकंप से। ठीक है, अब डिजास्टर का एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन क्या है इसमें कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं, भूकंप आने पर बचाव कैसे करते हैं, सावधानियों के साथ साथ आपदा मोचन, है ना, डिजास्टर रेस्क्यू पर भी प्रकाश डालिए। आपदा मोचन मैंने उधर भी पॉइंट आउट किया है तो इसको यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर लेंगे पेपर में तो आपका मान के चलता हूँ मैं कि 90% तक आपका पेपर से जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो इसी में से आएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इतना आपको करके जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं। इन 15 क्वेश्चन से आपका आराम से अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पूरा सिलेबस है इसमें, छोटे पॉइंट्स भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। बड़े क्वेश्चंस को इस तरीके से मैंने लिखा है कि उनके आधार पर अगर छोटे क्वेश्चंस भी आ जाएं तब भी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।